नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आप देख रहे हैं वो कार्यक्रम जिसमें हम साहित्य की सरिता के साथ प्रवाहित होते हुए खुद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में सहयोग मिलता है उन सब का जिन्होंने शब्दों के साथ साथ सांसों की साधना की है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हम हमेशा प्रयासरत होते हैं कि जीवन को जानें और जीवन को जानने में वो हमारी मदद करते हैं जो इसको जानने की प्रक्रिया के साथ साथ अपनी सृजनशीलता से कहानियाँ, कविता, उपन्यास इन विधाओं के माध्यम से जीवन के कुछ ऐसे पक्ष हमारे सामने उजागर करते हैं जो सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हैं पर हमें ठीक से दिखाई नहीं देते। मेरा सौभाग्य है आज कि हमारे साथ हैं भारत से पधारी हुई डॉक्टर सूर्यबाला जी। सूर्यबाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार आपके दर्शकों को। ये सूर्य की बाला इनका नाम है, यानी जो किरण है वो भी सूर्य की बाला, ऐसा अगर कह दें तो एक प्रकाश होता है जिसका संबंध सृजनात्मकता के साथ होता है। उसको लेकर के आपका ताज़ा जो पुस्तक रूप में उपहार पाठकों तक पहुंचा है वो है 21 श्रेष्ठ कहानियाँ। और इस बार ये प्रकाशन डॉक्टर सूर्यबाला की कहानियों का किया गया है डायमंड बुक्स से। और डायमंड बुक्स जो है वो उस तरह से टिपिकल साहित्यिक प्रकाशन नहीं होके व्यावसायिक रूप से भी एक प्रकाशन है, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अलावा आपकी एक पत्रिका दीक्षांत जो है वो बीए के पाठ्यक्रम में चलती रही है और उपन्यास यामिनी कथा भी जो है एमए में उसका उपयोग होता रहा। आपकी कहानी सूबेदारनी का पोता के बारे में विशेष रूप से चर्चा रही है, पर बहुत सारी चर्चाओं को अलग रखते हुए फिर से हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। और जब ये डिसाइड करना हुआ कि 21 कहानियाँ को श्रेष्ठ कह दिया जाएगा तो उनका चयन करना कैसा था? बहुत मुश्किल रहा। एक तो मैं बताऊं आपको, ये पता नहीं मेरे संस्कार हैं या मेरा संकोच कि अपना कुछ श्रेष्ठ लगता ही नहीं है और बराबर ये लगा रहता है कि अगर कुछ श्रेष्ठ आना है तो वो अभी बाकी है। शायद मुझे लगता है अशोक जी कि हमारा सारा लेखन उस श्रेष्ठ की शोध के लिए होता है कि हम कुछ श्रेष्ठ ला पाएँ जीवन का। जो आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि हम जीवन तक पहुंचने की प्रक्रिया, जीवन में हम वास्तव में हैं क्या और हम किस तरह अपने आप को और अपने पढ़ने वालों को समृद्ध कर सकते हैं। समृद्ध मतलब आप जानते हैं कि आज समृद्धि की परिभाषा बदल गई है। वो समृद्ध नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में एक समृद्ध व्यक्ति संवेदना की दृष्टि से, अनुभूतियों की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से एक समृद्ध व्यक्ति का सृजन, संवर्धन, ये हमारी तलाश, ये हमारे लेखन का लक्ष्य आप कह सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने कहा। और आपकी इस बात से मुझे याद है, अपने कुछ दर्शकों के साथ ये बांटता चलूँ कि आपके 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, 10 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 3 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा डायरी, संस्मरण और जैसा व्यंग्य इत्यादि विधाओं में भी आप बराबर सक्रिय रही हैं। और जैसा आपने कहा कि समृद्धि का जो अर्थ है जिसको आपने संवेदना के साथ जोड़कर देखा है, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रचलित साहित्य कह दीजिए या जो दूरदर्शन टेलीविज़न के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से, यानी जो प्रतिष्ठित रूप से और स्वीकार्य है वो और जो आपकी दृष्टि है उनके बीच में कहीं कोई एक दूरी बढ़ती जा रही है? बहुत बड़ी खाई है। शायद आप इस समय हमें दृश्य मीडिया की तरफ आपका संकेत है, तो वो तो हम सब जानते हैं कि लोग कहते हैं या मीडिया वाले कह देते हैं, आप क्षमा करेंगे आप भी मीडिया से जुड़े हुए मीडिया वाले कह देते हैं कि भाई जो टीआरपी, सबसे महत्वपूर्ण शब्द आजकल ये शब्दकोश में टीआरपी हो गया कि जो वो चाहते हैं वो हम देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि दर्शक वो देखने के लिए लाचार हैं। मुझे आत्म प्रशंसा से बड़ा परहेज़ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी एक कहानी सज़ा याफ्ता पर जो इंडियन क्लासिक्स में एक छोटी सी टीवी फिल्म बनाई और वो उसे प्रथम पुरस्कार मिला। सज़ा याफ्ता को लेकर के जब ये दिखाई गई जगह जगह तो मुझसे अक्सर दर्शकों ने पूछा कि सूर्यबाला जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी इस कहानी में ललिता पवार नहीं है और आपकी कहानी में सब एक दूसरे के दुख सुख की चिंता कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी आज हमारी चिंता तो यही है कि आज हम दूसरों की चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ अपनी चिंता करते रह रहे हैं।
तो जो आपने कहा ना कि हमें जो प्रचलित मीडिया जो दिखा रहा है, वो खाली, मैं तो इसलिए देखती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी, बहुत अच्छी अच्छी वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से मनुष्य, जो कहते हैं वास्तविक मनुष्य, गायब है। वो उसे लाना इस मीडिया का, दृश्य मीडिया का, या आप कहें कि साहित्य का पहला उद्देश्य है। वो कहीं भटक गए हैं। आपके साथ बात करने को इतना कुछ है कि मैं कुछ ऐसे प्रसंगों की तरफ जाना चाहता हूँ जिसके बारे में एक पाठक के रूप में या कोई दूसरा रचनाकार कम जानता है। अगर हम उसे रचना प्रक्रिया कह लें तो अवश्य। तो जो लिखना है वो कहीं बहुत ही एकाकी सा कार्य है, अगर मैं उसको कार्य कह दूँ तो। और उसमें आसपास के वातावरण के दबाव भी रहते हैं। कहीं अगर ऐसा रहता तो ये भी रहता है कि इसका होगा क्या, या इसके साथ जुड़ते हुए ये जो प्रसव पीड़ा है इसको मैं क्यों स्वीकार करूं। तो कई प्रसंग ऐसे जो जीवन में, जो आपकी कहानियों में, जैसे एक स्त्री के कारनामे कहानी में, या पीली फ्रॉक, या गीता चौधरी का आखिरी सवाल, या इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो लोगों के आसपास होते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देकर उसको इस तरह से संवार के कहानी के रूप में प्रस्तुत करने का बीड़ा आप उठाएं, ये निर्णय कैसे होता है? मैं हमेशा कहती हूँ, अशोक जी शायद आपसे पहले भी कहा होगा, कि इस बाहरी दुनिया के समानांतर हमारे अंदर हमारा एक मानस लोक है, एक मन का संसार है, जो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा गहरा, कहीं ज़्यादा विस्तृत, कहीं ज़्यादा व्यापक है। और उस दुनिया की बातें प्रायः अदेखी रह जाती हैं। मतलब उसमें भी बहुत बहुत काफ़ी शोध बाकी है। जी। मैं तो स्त्री लेखन के लिए भी यही कहती हूँ कि जितनी स्त्री हम आज तक अंकित कर पाए हैं, दिखा पाए हैं, शोध पाए हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा, वही स्त्री नहीं है, स्त्री सिर्फ उतनी नहीं है, स्त्री उससे बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा व्यापक, बहुत ज़्यादा विस्तृत है स्त्री। तो स्त्री लेखन को भी अभी उस स्त्री तक पहुंचना है, उस प्रकृत स्त्री तक, मूल स्त्री तक, उस चैतन्य स्त्री तक। जैसे मैं ये मानती हूँ कि चैतन्य स्त्री तो वो है जो सिर्फ अपने प्रति चैतन्य नहीं है, बल्कि जो पूरी तरह इस सारे विश्व समाज को लेकर चिंतित है, विश्व समाज से के सरोकार से जुड़ी है, वो है। न कि सिर्फ कोई बहुत बड़ी पायलट या बहुत बड़ी लेखिका, कथाकार, रचनाकार, जो भी आप कहिए। चेतना के अर्थ भी अलग है। तो बात चैतन्य स्त्री की है, और चैतन्य स्त्री की बात कहानी के माध्यम से जब आती है या उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश होती है, तो ये जो कहानी आपकी है, एक स्त्री के कारनामे, ये एक तरह से दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। एक तो कहानी नहीं, एक छोटी सी घटना जैसे ले लीजिए, लेकिन उसके साथ जो कहानी, उसका जो आंतरिक संसार में जिस तरह की अंडर करंट, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और एक सवाल भी छोड़ देती है कि इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे इसकी प्रारंभ हुआ। देखिए, मैं बड़ी आपको दिलचस्प बात बताती हूँ। मैंने कहीं पर एक बार सिर्फ मेरे पति जा रहे थे, मैं बताती हूँ आपको, किससे समझ में आएगा कि कहानी का एक मूल बिंदु होता है, प्राण प्रतिष्ठा वाला बिंदु। वो हमें डिस्टर्ब करता है, झकझोरता है, परेशान करता है, बेचैन करता है, और उसी के इर्द गिर्द कहानी की पूरी बुनावट उसके चारों तरफ होती है। तो सिर्फ मैंने इतना नोटेशन बनाया हुआ था कि मेरे पति कहीं जा रहे थे, और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं। वो बहुत सचमुच कम बोलते हैं। मैंने कहा बाहर। कब तक आएंगे पता नहीं क्या। सिर्फ इतना सा मैंने बड़े तरह से लिख दिया था। और आपको मज़ा आएगा ये सुन के कि ऐसे ही वो शायद व्यर्थ ही चला जाता है रद्दी की टोकरी में, लेकिन पुरानी डायरियों में कहीं निकल आया। मैंने सीधे जाकर अपने पति से पूछा, ये देखो, ये इतना बड़ा नोटेशन है। उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने मुझसे कहा कि इसको डेवलप करो, इसको डेवलप करो, ये बहुत अच्छा हो सकता है। और उसमें से जो चीज़ निकल कर आई है, उसको सुनने के बाद जहाँ भी मैंने ये कहानी पढ़ी और जहाँ भी छपी, लोगों ने यही कहा कि आपने स्त्री विमर्श को वहाँ ले गई हैं जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा था। एक्चुअली मुझे ऐसा सुनने में आया कि कई स्थानों पर, जहाँ गुलजार या अन्य रविंद्र कालिया जी, अन्य उन सब ने भी सराहा, पर कोई भी आम आदमी इसको सराहेगा ऐसी ये कहानी है? सुनकर ऐसा लगता है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें दो व्यक्तित्व या
अगर हम स्त्री पुरुष को स्त्री पुरुष रखते हुए भी ऐसा माने कि दो अलग अलग तरह के व्यक्ति साथ आकर जीने लगते हैं, तो उनकी एक दूसरे से जो अपेक्षाएं होती हैं, उस अपेक्षा की जो रस्साकशी है, उसको अगर आप एक तरफ से देख रहे होंगे तो वो इस कहानी में आता है। अब इसमें मैं आपसे ये कहानी सौभाग्य से हम आप के द्वारा अपने दर्शकों तक कुछ देर में पहुंचाने भी वाले हैं, पर आप ये बताएं कि ये कहानी में विलेन कोई है ऐसा अगर कहा जाए तो क्या स्त्री विलेन होगी कि पुरुष? नहीं अशोक जी, विलन को तो आप मेरी कहानियों से, मेरे उपन्यास कहानी सबसे बहुत दूर रखिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छे और बहुत बुरे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर स्थितियाँ मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती हैं, और ये कहानी जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति के अंदर की कहानी है, और इसमें दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो जो मैंने आपसे कहा कि अदेखे मानस लोक वाली बात, कि हम एक साथ दो स्तरों पर प्रतिक्रियायित होते रहते हैं। ऊपर से हम देखिए एक बड़ी ही संपन्न और सुविधा संपन्न पत्नी अपने पति के साथ चाय पी रही है, दृश्य ये है, और उसका नेपथ्य जो है उसमें क्या बवंडर और क्या तूफान है। तो उसके साथ मैंने जो आपसे कहा कि मैं जो अदेखी बहुत बारीक चीज़ें अंदर की होती हैं जो दिखती नहीं है, जिस पर अभी तक लिखा नहीं गया है, उस पर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा उसे बाहर ला पाऊँ। तो कई बार किस तरह की कोशिशें किस एक पक्ष की तरफ से होती हैं, और उसमें जो एक कहानी छुपी होती है, ऐसी एक छुपी हुई कहानी एक स्त्री के कारनामे के रूप में जो सूर्य बालाजी की है, आइए आप और हम उसका आनंद लें। मैं एक औसत कद काठी की लगभग खूबसूरत सी औरत हूँ, बल्कि महिला कहना ज़्यादा ठीक होगा। सुशिक्षित, शिष्ट और बुद्धिमती, बल्कि बौद्धिक कहना ज़्यादा ठीक होगा। शादी भी हो चुकी है और एक अदद लगभग गौरवर्ण, सुदर्शन, स्वस्थ, पूरे 5 फुट 11 इंच की लंबाई वाली मृदुभाषी, मितभाषी पति की पत्नी हूँ। बच्चे? हाँ, है ना, बेटी भी बेटे भी सौभाग्य से, समय से और सुविधा से पैदा हुए, भली भांति पल पुस कर बड़े हुए, आज्ञाकारी और कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ समय से होमवर्क करने वाले। संपन्नता और सुविधाएं इतनी तो हैं ही कि एक पति, 2 काम वालियां और 3 बच्चों वाला ये कारवां कदम कदम बढ़ाते हुए लगभग हर कदम पर खुशी के गीत गाता चल सकता है। अर्थात पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, टर्मिनल, सब कुछ बहुत सुविधे और सलीके से, पूरी जिंदगी। जितने पैसे मांगती हूँ पति दे देते हैं, जहाँ जाना चाहती हूँ पति जाने देते हैं, कभी रोकते टोकते नहीं, पूछते पाछते भी नहीं। कभी उन्हें भी साथ चलने को कहती हूँ तो चले चलते हैं, कभी नहीं कहती तो नहीं चलते। खाना भी सदा सादा और स्वास्थ्यप्रद खाते हैं।